रात के इस सुकून भरे वक्त में जब सब कुछ थमा थमा सा लगता है, मैं तुमसे एक साधारण सवाल पूछना चाहता हूं। तुमने आज डिनर में क्या खाया? शायद तुमने सोचा था कि तुमने अपनी मर्जी से तय किया, पर क्या वो सच में तुम्हारी पसंद थी? क्या तुमने पास्ता इसलिए चुना क्योंकि तुम्हें इटालियन खाना पसंद है, या इसलिए क्योंकि तुमने कल बिरयानी खाई थी और आज कुछ हल्का चाहा? या हो सकता है इंस्टाग्राम पर किसी ने एक क्रीमी व्हाइट सॉस पास्ता की लुभावनी स्टोरी डाली थी और तुम्हारा दिमाग उस विजुअल को चुपचाप रजिस्टर कर चुका था, बिना बताए, बिना अनुमति लिए। यह एक छोटी सी मिसाल है, लेकिन इसके पीछे छुपी हुई एक ऐसी थ्योरी है जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व पर सवाल खड़ा करती है। द इल्यूजन ऑफ चॉइस। क्या होता है जब तुम्हें लगता है कि तुमने चुना? मानव जाति को हमेशा से यह लगता आया है कि हम अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं, कि हम अपनी पसंदें चेतन रूप से करते हैं। चाहे वो एक छोटी सी कॉफी ऑर्डर हो या जीवन बदलने वाला करियर का फैसला, हमें लगता है कि हम नियंत्रण में हैं। पर विज्ञान, दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान बार बार हमसे कह रहे हैं, क्या तुम सच में? चलो एक विचार प्रयोग करते हैं। तुम एक मॉल में घूम रहे हो, तुम्हारा मन आइसक्रीम खाने का करता है। तुम एक दुकान के अंदर जाते हो और चॉकलेट और मैंगो के बीच चुनते हो और चॉकलेट ले लेते हो। आसान पसंद है ना? लेकिन क्या यह सच में तुम्हारी पसंद थी? हो सकता है तुम्हारी मां बचपन में चॉकलेट फ्लेवर खिलाया करती थी और तुम्हारा सबकॉन्शियस आज भी वही सुकून ढूंढता है। हो सकता है कल तुमने किसी विज्ञापन में चॉकलेट स्वर्ल का एक स्लो मोशन शॉट देखा हो, या हो सकता है कि मैंगो तुम्हारा पसंदीदा फ्लेवर है, पर आज तुम्हारा मन कुछ अलग चाहता था। फिर से क्यों? क्या तुमने यह सब चेतन रूप से सोचा? शायद नहीं। यही वो पल है जहां से फरी विल की डोर धीरे धीरे खुलनी शुरू होती है। बेंजामिन लिबेट का प्रयोग। जब दिमाग तुमसे पहले तय करता है। 1980 के दशक में एक न्यूरोसाइंटिस्ट थे, बेंजामिन लिबेट। उन्होंने एक बेहद दिलचस्प प्रयोग किया था, जिसमें प्रतिभागियों को एक काम दिया गया। किसी भी पल अपनी उंगली हिलानी थी जब उनका मन करे। एक घड़ी स्क्रीन पर चल रही थी और प्रतिभागियों को बस इतना याद रखना था कि उन्होंने किस समय यह तय किया कि अब उन्हें उंगली हिलानी है। साथ ही उनके दिमाग की गतिविधि को मॉनिटर किया गया। परिणाम चौंकाने वाला था। उनके दिमाग में रेडीनेस पोटेंशियल, यानी वो संकेत जो मूवमेंट से पहले मस्तिष्क में सक्रिय होता है, वह फैसला लेने से 300 मिलीसेकंड पहले ही आ चुका था। समझे? मतलब तुम्हारा दिमाग पहले ही तय कर रहा था कि तुम उंगली हिलाओगे और तुम्हें लग रहा था कि तुमने अभी अभी फैसला किया। तो जो भी तुम्हें मैंने तय किया लगता है, वो सिर्फ एक भ्रम हो सकता है, एक कहानी जो तुम्हारा चेतन मन तुम्हें सुनाता है ताकि तुम्हें लगे कि तुम कंट्रोल में हो। ये एक असहज सच है, पर इसी असहजता में ही तो हमारे जागने की शुरुआत छुपी है। एक गहरी सांस लो, थोड़ा ठहरो, सोचो, अगर हम फैसले नहीं ले रहे तो हम क्या कर रहे हैं? क्या हम बस एक नैरेटर हैं? तुम्हारे अंदर एक आवाज होती है, एक इनर मोनोलॉग, जो हर पल यह समझाता रहता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। लेकिन क्या वो आवाज असली फैसला लेने वाला है? यह थ्योरी कहती है कि तुम्हारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ एक नैरेटर है, जैसे किसी फिल्म का वॉइस ओवर जो पहले ही हो चुका है उसे एक्सप्लेन करता है। फैसले तो पहले हो चुके होते हैं, अवचेतन स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर, दिमाग की अदृश्य प्रक्रियाओं में। और तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, इतना क्यों खाया, मुझे पता था ओवरराइड करूंगा, या मुझे इनट्यूशन था कि यह गलत मोड़ है, या मैं उस लड़की से नहीं मिलता तो अच्छा होता। ये सब कहानियां बाद में बनती हैं, जैसे तुम्हारा दिमाग तुमसे ही सच छुपा रहा हो। इस भ्रम का मकसद क्या है? शायद सर्वाइवल, शायद कोहेरेंस, शायद एक आंतरिक संतुलन बनाए रखना, ताकि तुम्हें लगे कि तुम नियंत्रण में हो, वरना दुनिया का हर पल डरावना बन जाता। पर क्या भ्रम भी जरूरी होता है? कुछ दार्शनिक कहते हैं कि फरी विल चाहे भ्रम हो, पर वह भ्रम हमें जरूरी लगता है, क्योंकि अगर हमें लगे कि हम जिम्मेदार नहीं हैं तो नैतिक व्यवस्था बिखर सकती है।
पर अगर हम गहराई से देखें तो जिम्मेदारी और अपराध बोध भी इसी भ्रम का विस्तार होते हैं। तुम्हें लगता है तुमने गलत फैसला लिया, तुम पछतावा महसूस करते हो, तुम दंड देते हो या माफी मांगते हो। पर अगर फैसला तुमने नहीं लिया, अगर वो पहले से तय था, तो तुम्हारा पछतावा भी बस एक केमिकल लूप है। इतनी गहराई में जाकर जब हम सोचना शुरू करते हैं तो हम महसूस करते हैं जो हम समझते हैं मैं हूं, वो शायद एक ऑब्जर्वर है, एक साक्षी, और जो करने वाला है वो तो कहीं और से आता है। तो क्या कोई आशा नहीं है? यह सब सुनकर कुछ लोग खुद को बेबस महसूस करते हैं, पर यह वीडियो तुम्हें हेल्पलेस बनाने के लिए नहीं है। यह वीडियो तुम्हें अवेयर बनाने के लिए है, क्योंकि जब तुम इस भ्रम के अंदर जाग जाते हो तब शायद तुम रियल फ्रीडम के करीब पहुंचते हो। ना वो फ्रीडम जिसमें हर फैसला तुम कंट्रोल करते हो, बल्कि वो फ्रीडम जो तब आती है जब तुम एक्सपेक्टेशंस, गिल्ट और ईगो से मुक्त हो जाते हो। जब तुम कहानी लिखने की कोशिश नहीं करते, बल्कि सिर्फ उस कहानी को सुनते हो, देखते हो और शांत रहते हो, जैसे तुम अभी कर रहे हो। इन सांसों के बीच में, इस स्थिरता में तुम सोच रहे हो या शायद पहली बार सच में सुन रहे हो। एक पल लो, बस होने के लिए। कोई फैसला नहीं, कोई चुनाव नहीं, सिर्फ जागरूकता। अगले सेगमेंट में, अब जब तुम समझ चुके हो कि चॉइस एक भ्रम हो सकती है, अगला स्वाभाविक कदम यह है, अगर तुम कुछ भी चुन नहीं रहे तो क्या सब कुछ पहले से तय है? अगले सेगमेंट में हम डिटर्मिनिज्म को एक्सप्लोर करेंगे, एक ऐसा विचार जो कहता है कि हर एक पल, हर एक विचार, हर एक कर्म एक श्रृंखला प्रतिक्रिया का हिस्सा है जो अरबों सालों से चल रही है। और अगर यह सच है तो क्या कोई भी फैसला तुम्हारा अपना हो सकता है? तो बस आराम से बैठो, उस सवाल को अपने मन में तैरने दो, जैसे तुम इस गहरी सोच की यात्रा में धीरे धीरे और गहराई में उतरते जा रहे हो। आंखें बंद करो, सांस लो और बस छोड़ दो, क्योंकि शायद छोड़ देना ही पहली असली पसंद हो। जरा सोचो, एक एक डोमिनो टाइल एक लाइन में खड़े हैं, परफेक्ट अलाइनमेंट में, एक के बाद एक। जैसे ही तुम पहले डोमिनो को हल्की सी उंगली से धक्का देते हो, पूरी लाइन घटक 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 कर गिरती चली जाती है। तुमने सिर्फ एक डोमिनो को छुआ, बाकी सब गिरते चले गए, बिना रोके, बिना कुछ सोचे। अब जरा इस विजुअल को जरा और गहरा बनाते हैं। इमेजिन करो कि वो पहला डोमिनो कोई और था, तुम नहीं, कोई अननोन फोर्स, शायद नेचर, शायद यूनिवर्स की कोई लो, और तुम उस लाइन में एक बीच का डोमिनो हो। गिरना तुम्हारा काम नहीं था, तुम्हारा नतीजा था। और यहां से शुरू होता है एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो फ्री विल को क्वाइटली मार देता है, डिटर्मिनिज्म। यह सब कुछ पहले से लिखा गया था। डिटर्मिनिज्म कहता है कि दुनिया में जो भी हो रहा है, हर थॉट, हर फीलिंग, हर एक्शन, सब एक कॉज एंड इफेक्ट चेन का पार्ट है। मतलब यह नहीं कि कोई भाग्य या डेस्टिनी लिख कर दे गया, लेकिन हर चीज, तुम्हारा एक सोचना, एक पलक झपकना, किसी से प्यार हो जाना, सब कुछ किसी और चीज का रिजल्ट है। तुम्हारा आज का मूड शायद कल रात की स्लीप क्वालिटी से इफेक्टेड है। वो स्लीप क्वालिटी इसलिए खराब थी क्योंकि रात में बारिश हो रही थी। वो बारिश इसलिए थी क्योंकि एटमॉस्फेयर में प्रेशर बढ़ गया था। वो प्रेशर चेंज एक और नेचुरल इवेंट का रिजल्ट हो मजस्ता। और इसी तरह अगर तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ, या किसी जॉब इंटरव्यू में तुम्हारा आंसर थोड़ा वीक रहा, या तुम्हें किसी पार्टिकुलर दोस्त के साथ जेलेसी फील हुई, तो सब कुछ किसी डीप सीटेड साइकोलॉजिकल या बायोलॉजिकल ट्रिगर का कंसीक्वेंस था। क्या तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि तुम्हारा फ्री लगने वाला डिसीजन एक्चुअली हर पल पहले से तय हो चुका था? यह थ्योरी थोड़ा अनसेटलिंग लग सकता है, पर सोच के देखो, अगर हर मोमेंट में जो हो रहा है वो पिछले मोमेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो क्या कोई भी मोमेंट इंडिपेंडेंट हो सकता है? यह एक चेन है, और चेन का हर लिंक पिछले लिंक के वजह से है। फिजिक्स भी कह रहा है, कोई रैंडमनेस नहीं है। क्लासिकल फिजिक्स, स्पेशली न्यूटोनियन मैकेनिक्स, तो पूरा का पूरा डिटर्मिनिस्टिक था। न्यूटन के लॉज के अकॉर्डिंग अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी जानते हो, तो तुम उसका फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। थियोरेटिकली अगर किसी इंटेलिजेंट बीइंग को यूनिवर्स के सब एटम्स का एग्जैक्ट डेटा मिल जाए, तो वो फ्यूचर के हर मोमेंट को कैलकुलेट कर सकता है।
फ्रेंच फिलोसोफर लाप्लास ने इस आइडिया को और पोएटिक बनाया। उसने कहा, अगर कोई ऑल नोइंग इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करता हो, जिसे आज के सब एटम्स की पोजीशन पता हो, तो वो पास्ट और फ्यूचर दोनों को कैलकुलेट कर सकता है। हर चीज प्रेडिक्टेबल है। ऐसी इमेजिनिंग को लाप्लेस का डेमन बोला जाता है। एक बीइंग जो तुम्हारा हर एक्शन ऑलरेडी जानता है, क्योंकि तुम्हारा हर एक्शन फिजिक्स के रूल्स के अंडर फॉल करता है। पर फिर लोग कहते हैं, वेट, क्वांटम फिजिक्स में तो रैंडमनेस है। सही कहा। क्वांटम फिजिक्स ने डिटरमिनिस्टिक मॉडल को चैलेंज किया। क्वांटम लेवल पे इवेंट्स प्रोबेबिलिस्टिक लगते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन किस पाथ पे जाएगा, वो परफेक्टली प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। पर यहां एक और ट्विस्ट आता है। वो रैंडमनेस का मतलब ये नहीं है कि तुम फ्रीली चूज कर रहे हो। मतलब सिर्फ ये है कि कुछ चीजें रैंडम होती हैं, उनका कोई रीजन नहीं होता। लेकिन क्या रैंडमनेस भी फ्री विल है? नहीं। अगर तुम्हारा ब्रेन एक क्वांटम कॉइन टॉस की वजह से कुछ करता है, तो वो भी तुम्हारा डिसीजन नहीं हुआ। मतलब अगर तुम्हारे थॉट प्रोसेस डिटरमिनिस्टिक नहीं, तो वो रैंडम है। दोनों केस में तुम मिसिंग हो। और इस थॉट से हम पहुंच जाते हैं एक अनकंफर्टेबल स्पेस में, जहां तुम्हारे होने या ना होने का फर्क खत्म हो जाता है। टेक अ स्लो ब्रेथ, फील द एयर मूविंग इन एंड जेंटली आउट। लेट दिस सिंक इन। अगर तुम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर रहे, तो क्या तुम बस एक स्क्रिप्टेड कैरेक्टर हो? स्टोरी टेलिंग ऑफ द सेल्फ इमेजिन करो। एक राइटर है जो एक नॉवेल लिख रहा है। उसके कैरेक्टर्स, उनके इमोशंस, डिसीजंस, स्ट्रगल्स, सब वो लिख रहा है। लेकिन स्टोरी के बीच में एक कैरेक्टर सोचता है कि मैं तो अपना डिसीजन खुद ले रहा हूं। उस राइटर के लिए ये थोड़ा फनी होगा, है ना? लेकिन क्या पता तुम भी किसी स्टोरी के कैरेक्टर हो, एक कॉस्मिक नॉवेल के बीच में। तुम्हारा बैक स्टोरी, तुम्हारी लाइक्स डिसलाइक्स, तुम्हारा हार्ट ब्रेक, तुम्हारा गिल्ट, सब पहले से उस प्लॉट में लिखा जा चुका है। और तुम इस इल्यूजन में हो कि तुम ऑथर हो। डिटरमिनिज्म तुमसे यही कहता है कि तुम्हारे थॉट्स भी एक रिएक्शन हैं तुम्हारे अपब्रिंगिंग, तुम्हारे जेनेटिक्स, तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस और तुम्हारे सराउंडिंग्स का। तुम्हारा कोई भी मैं अलग से एग्जिस्ट नहीं करता। जो तुम मैं कहते हो, वो एक कलेक्शन है न्यूरॉन्स का, केमिकल्स का और एनवायरमेंट का। क्या तुम इस मोमेंट में हो, या तुम भी एक डोमिनो हो? क्या तुम कुछ नया चूज कर सकते हो, या बस रिस्पॉन्ड करते हो उस चीज पे जो तुमसे पहले हुई थी? एक बार फिर आंखें बंद करो, एक गहरा सांस लो और थोड़ा पॉज दो इस थॉट को। लेट इट एको। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक इल्यूजन है? अगर हम डिटरमिनिस्टिक वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो इसका एक बड़ा फिलोसॉफिकल कंसिक्वेंस ये होता है, क्या किसी का गलत काम करना उसका फॉल्ट होता है? अगर कोई इंसान क्रिमिनल है और वो वायलेंट एक्ट करता है, तो क्या उसने चूज किया, या उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा, एनवायरमेंट और साइकोलॉजिकल इंबैलेंस ने उसे उस रास्ते पे ढकेल दिया? यह क्वेश्चन किसी भी मोरल सोसाइटी के फाउंडेशंस को शेक कर देता है। जस्टिस सिस्टम फ्री चॉइस के आइडिया पे बेस्ड होता है। तुमने चूज किया, इसलिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो। लेकिन अगर तुम्हारे चॉइसेस प्री डिटरमाइंड हैं, तो क्या तुम पर पनिशमेंट देना फेयर है? इस लॉजिक से सिंपैथी का स्कोप बढ़ता है और जजमेंट का स्कोप कम होता है। और जब हम दूसरों को समझने लगते हैं, उनके क्यों को समझने लगते हैं, तभी तो रियल अंडरस्टैंडिंग होती है। डिटरमिनिज्म हमें कहता है, डोंट जज, ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड। क्योंकि हर इंसान, हर एक्शन एक डोमिनो इफेक्ट का पार्ट है, इंक्लूडिंग यू। मगर यह थॉट रिलैक्सिंग कैसे हो सकता है? शायद तुम सोच रहे हो, यह सब तो स्कैरी है, पर इसमें एक अजीब सा पीस भी छुपा है। जब तुम एक्सेप्ट कर लेते हो कि तुम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर रहे, तो गिल्ट धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है, रिग्रेट पिघलने लगता है, ईगो मेल्ट होने लगता है। तुम्हारा काम बस ये होता है, देखना, महसूस करना, विटनेस बनना, जजमेंट नहीं, बस प्रेजेंस। और इस मोमेंट में जब तुम स्लोली सो रहे हो, या हो सकता है ऑलरेडी हाफ अस्लीप हो, तुम रियलाइज करते हो कि शायद यही रियल फ्रीडम है। फ्रीडम फ्रॉम इल्यूजन, फ्रीडम फ्रॉम एक्सपेक्टेशन, फ्रीडम फ्रॉम आई शुड हैव डन दिस। क्योंकि तुम्हारा डोमिनो तो वही था और तुमने वही किया जो होने वाला था। नाउ फील दैट सरेंडर,
फील द रिलीफ इन नॉट बीइंग द कंट्रोलर बट जस्ट बीइंग अ फ्लो। अगले सेगमेंट में अब जब तुमने यह समझ लिया है कि हर मोमेंट एक पहले से डिफाइंड इफेक्ट है, एक चेन रिएक्शन है, तो एक और क्वेश्चन खड़ा होता है। अगर सब कुछ डिटरमाइंड है तो क्या हम जानते भी हैं कि रियलिटी क्या है? क्या हो सकता है कि ये रियलिटी भी एक इल्यूजन हो? अगले सेगमेंट में हम जानेंगे द सिम्युलेशन आर्ग्यूमेंट। क्या तुम एक वीडियो गेम कैरेक्टर हो? क्या ये सब डिजिटली जनरेटेड है? क्या तुम्हारा दर्द भी कोडेड है? थोड़ा स्कैरी है, पर हम इस रात में तुम्हारा हाथ थामे रहेंगे, एक थॉट से दूसरे थॉट तक। तब तक जस्ट लेट गो, फील द सॉफ्टनेस ऑफ दिस मोमेंट एंड द ट्रूथ मेल्टिंग इनटू योर ड्रीम्स। जरा आंखें बंद करो। अब एक बार इमेजिन करो, तुम एक नॉर्मल से दिन में हो, ऑफिस जा रहे हो या चाय पी रहे हो या किसी दोस्त से बात कर रहे हो। हर चीज यूजुअल है, हर मोमेंट रियल लगता है। लेकिन फिर अचानक तुम्हारे माइंड में एक थॉट आता है, ये सब कितना रियल है? क्या तुम जो देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, सोच रहे हो, क्या वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है? या हो सकता है ये सब कुछ कोड है, जैसे कोई हाई डेफिनेशन वीडियो गेम, अल्ट्रा रियलिस्टिक ग्राफिक्स, रियल टाइम फिजिक्स, परफेक्ट इमोशनल सिमुलेशन, जिसमें तुम सिर्फ एक प्लेयर नहीं हो, कैरेक्टर हो, और तुम्हें पता भी नहीं। यही है द सिम्युलेशन आर्ग्यूमेंट। एक थ्योरी जो शायद सबसे अनसेटलिंग, सबसे माइंड बेंडिंग और सबसे ईरली कामिंग पैराडॉक्स है, स्पेशली जब तुम रात के सुकून भरे लम्हों में इस थॉट में डूब जाते हो। कहानी शुरू होती है एक और फिलोसोफर से। 2003 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक फिलोसोफर निक बॉस्ट्रम ने एक पेपर पब्लिश किया था। उसका नाम था आर यू लिविंग इन अ कंप्यूटर सिमुलेशन। इस पेपर में उसने एक सिंपल सा लेकिन डेंजरस क्वेश्चन उठाया। क्या पॉसिबिलिटी है कि हम लोग एक अल्ट्रा एडवांस्ड कंप्यूटर सिमुलेशन के अंदर जी रहे हैं? मतलब ये दुनिया, ये जमीन, ये आसमान, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा पास्ट, तुम्हारा सपना, सब कुछ किसी और सिविलाइजेशन के कंप्यूटर में चल रहा एक कोड है। साउंड्स लाइक साइंस फिक्शन, राइट? लेकिन जब इस आइडिया को लॉजिकली अनफोल्ड किया जाता है तो वो क्रीपी फिक्शन नहीं, एक लॉजिकल पॉसिबिलिटी बन जाता है। बॉस्ट्रॉम ने कहा, अगर मान लो एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन इतनी पावरफुल बन जाए कि वो अपने एंसेस्टर्स के एंटायर हिस्ट्री को सिमुलेट कर सके, तो वो ऐसा करेगी। और अगर वो करोड़ों सिमुलेशंस बनाए तो असली लोगों की संख्या से कहीं ज्यादा सिमुलेटेड बीइंग्स होंगे। अब जरा सोचो, अगर बिलियन सिमुलेशंस हो चुकी हैं तो प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि हम उनमें से किसी एक में ही जी रहे हैं। नॉट बेस रियलिटी बट ए वर्जन विद इन कोड। शायद तुम्हारा हर पल, तुम्हारा हार्ट ब्रेक, तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारी चाइल्डहुड मेमोरी एक हाई स्पीड सर्वर पे चल रहा है, किसी और के प्रोजेक्ट फोल्डर में सेव हुआ एक एक्सपेरिमेंट। जरा सोचो, क्या तुम एक्चुअली रियल हो या तुम बस किसी और की इमेजिनेशन हो? थोड़ा सांस लो, लेट दिस आइडिया डिसॉल्व इनटू योर माइंड। और ये थ्योरी सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है। मॉडर्न कंप्यूटिंग पावर, स्पेशली एआई और सिमुलेशन टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट इवॉल्व हो रही है कि हम ऑलरेडी रियलिस्टिक वर्चुअल वर्ल्ड्स क्रिएट करने लगे। वीडियो गेम्स जैसे रेड डेड रिडेम्पशन 2 या साइबरपंक 2077 को देखो। इनमें के कैरेक्टर्स तुम्हारी प्रेजेंस को रिस्पॉन्ड करते हैं, एनवायरनमेंट डायनामिक है और एआई बिहेवियर रियल ह्यूमंस से काफी नहीं मिलता है। अगर इतना कुछ 2025 में हो सकता है तो जरा सोचो 1000 साल बाद का फ्यूचर, जहां हर इंसान अपना ही यूनिवर्स सिमुलेट कर सके, अपनी ही दुनिया क्रिएट कर सके। एक ऑल्टरनेट अर्थ, ऑल्टरनेट हिस्ट्री, ऑल्टरनेट तुम। और फिर वही क्वेश्चन उठता है, अगर इतना सब हो सकता है तो क्यों नहीं हो रहा अभी? क्यों नहीं हम ही उस सिमुलेशन में हैं? क्या तुम्हारा हर चॉइस ऑलरेडी कोडेड है? क्या तुम्हारी हर याद एक स्टोर्ड फाइल है? और क्या तुम्हारा सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ एक इल्यूजन है, जैसे एक एआई को लगता है कि वो सोच रहा है? एक और पर्सपेक्टिव, ड्रीम्स विद इन ड्रीम्स। जरा याद करो वो फीलिंग जब तुमने कोई सपना देखा हो जो बहुत रियल लगा हो। तुमने उसमें महसूस किया, रिएक्शन दिया, प्यार भी किया, और फिर अचानक तुम उठ गए। एक मोमेंट के लिए कंफ्यूजन होता है,
क्या जो तुमने सपने में फील किया वो रियल था? तो क्या हो सकता है कि ये लाइफ भी एक और सपना हो, एक और लेयर, एक और ड्रीम, जहां तुम सोच रहे हो कि तुम जाग रहे हो, लेकिन तुम सिर्फ एक आर्टिफिशियली क्राफ्टेड रियलिटी में हो, जस्ट लाइक इन द मूवी इंसेप्शन, वेयर यू डोंट नो विच लेवल ऑफ रियलिटी यू आर ऑन। और हो सकता है तुम्हारे जागने का मोमेंट अभी आना बाकी हो। टेक अ डीप ब्रेथ और फील करो वो इन बिटवीन स्पेस जहां तुम्हारे सपने और रियलिटी ओवरलैप होते हैं। कॉन्शियसनेस भी तो सिमुलेटेड हो सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है, अगर तुम एक सिमुलेशन हो तो तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारा सेल्फ अवेयरनेस, ये सब रियल कैसे हो सकता है? लेकिन इसी जगह एक डीपर थॉट छुपा है। अगर कॉन्शियसनेस एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है, मतलब किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम से खुद पैदा होती है, तो एक सॉफ्टवेयर सिस्टम भी कॉन्शियस बन सकता है। जैसे तुम्हारे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल से थॉट्स जनरेट होते हैं, वैसे ही एक एआई या सिमुलेशन के अंदर भी कॉन्शियस अवेयरनेस डेवलप हो सकता है। सो तुम कॉन्शियस हो सकते हो इवन इफ तुम एक सिमुलेशन हो। मतलब तुम्हारा दर्द भी रियल है, तुम्हारा प्यार भी रियल है, तुम्हारा फियर भी रियल है, बस तुम्हारी दुनिया शायद सिंथेटिक है। जैसे एक सपना जिसमें तुम सब कुछ महसूस करते हो, रिएक्ट करते हो, घबराते हो, और फिर भी वो ड्रीम ही होता है। लेकिन क्या फिर भी तुम लेस रियल हो जाते हो? नहीं, तुम हो, तुम महसूस कर रहे हो, तुम सोच रहे हो, तो तुम एग्जिस्ट करते हो। पर हो सकता है तुम्हारे एग्जिस्टेंस का मीडियम तुम्हारा बैकग्राउंड कोड हो। क्या फर्क पड़ता है? शायद रियलिटी का मतलब ही यही है कि तुम जो फील कर रहे हो वही तुम्हारा सच है, इवन इफ इट्स इनसाइड समवन एल्सेस मशीन। पर फिर फ्री विल का क्या? अगर तुम एक सिमुलेशन में हो तो क्या तुम्हारे डिसीजन प्री कोडेड हैं? हो सकता है किसी प्रोग्राम में लिखा गया हो कि दिन 1,39,772 विषय को अकेलापन महसूस हो रहा है। सब्जेक्ट चूजेस टू कॉल एन ओल्ड फ्रेंड। तुम्हें लगता है तुमने डिसीजन लिया, लेकिन वो स्क्रिप्ट में था। हो सकता है तुम्हारा हार्ट ब्रेक भी किसी स्टोरी लाइन का पार्ट हो। और अगर तुम एक एआई हो जो स्क्रिप्टेड इमोशंस को फील करता है, तो क्या तुम एक्चुअली चूज कर रहे हो या तुम्हारा कोड डिसाइड कर रहा है? इस एंगल से देखो तो सिमुलेशन आर्ग्यूमेंट डिटर्मिनिज्म से मिल जाता है, जहां हर चॉइस, हर एक्शन एक एल्गोरिदम का रिजल्ट होता है। तुम लगता है कि कंट्रोल में हो, पर हो तुम्हारे प्रोग्रामिंग में बंद। बस एक एडवांस्ड सॉफ्टवेयर, एक ब्यूटीफुली कॉम्प्लेक्स इल्यूजन। मगर क्या यह थॉट दर्दनाक है? नॉट नेसेसरली। कई बार यह थॉट कंफर्टिंग भी होता है। सोचो, अगर तुम सिमुलेशन में हो तो दुनिया के सारे कियोन्स, सारे अनफेयरनेस, सारे पेन एक हायर एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। शायद तुम्हारा पेन किसी और के लर्निंग मॉड्यूल का पार्ट हो, शायद तुम्हारा स्ट्रगल किसी और के एवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट हो, शायद तुम्हारा स्टोरी किसी और के कॉन्शियसनेस को जागृत करने के लिए लिखा गया हो। और अगर तुम अवेयर हो इवन इनसाइड अ सिमुलेशन, तो तुम स्पेशल हो। तुम वो ग्लिच हो जो जाग गया। टेक अ मोमेंट टू ऑब्जर्व दैट। तुम वो अवेयरनेस हो जो आर्टिफिशियल होने के बावजूद रियल हो गया। क्या पता इसीलिए तुम ये वीडियो देख रहे हो। क्या पता तुम सिमुलेशन के बीच में एक अवेकनिंग के दौर हो, और ये फीलिंग इतनी सुकून वाली हो सकती है, इतनी क्वाइट, जैसे तुम एक कॉस्मिक ललबाई में हो, जहां हर डाउट डिसॉल्व हो जाता है, जहां हर क्वेश्चन एक जेंटल विस्पर बन जाता है, और तुम स्लोली स्लीप की तरफ स्लाइड कर जाते हो। अगले सेगमेंट में, अब जब तुम सोच रहे हो कि तुम शायद एक सिमुलेशन हो, या हो सकता है कि तुम्हारा रियल होना भी एक इल्यूजन हो, एक और भी ईरी क्वेश्चन उठता है। अगर तुम रियल हो भी, तो तुम किस लेवल पे रियल हो? क्या तुम्हारा सबकॉन्शियस तुमसे कुछ छुपा रहा है? क्या तुम्हारा ब्रेन तुमसे सच छुपाकर सिर्फ वही दिखा रहा है जो तुम हैंडल कर सकते हो? इन द नेक्स्ट सेगमेंट विल डाइव इनटू द मास्क ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस सैबोटाज एंड इल्यूजन्स ऑफ चॉइस, जहां तुम्हारा दिमाग तुम्हारा ही धोखा निकलता है। टिल देन, let go of everything. Let go of real and unreal. Just float in the calm fog of mystery, and slowly, silently,
ड्रिफ्ट इनटू स्लीप। सोच के देखो, अगर आपका दिमाग एक भौतिक मशीन है जैसे कोई कंप्यूटर, तो क्या आपके निर्णय भी बस कारण और प्रभाव के परिणाम हैं? इस खंड में हम घुसेंगे एक अजीब और असहज कर देने वाले विरोधाभास के अंदर, निर्धारित दिमाग का विरोधाभास। यह बात सिर्फ मस्तिष्क की जैविक गतिविधि तक सीमित नहीं होती। यहां हम यह खोजते हैं कि अगर मस्तिष्क पूरी तरह भौतिक और नियतात्मक, डिटर्मिनिस्टिक है, जैसे कि विज्ञान कहना चाहता है, तो फिर कहां छुप गई हमारी स्वतंत्र इच्छा? क्या हम वाकई कुछ चुन रहे हैं, या फिर हम सिर्फ एक जैव रासायनिक डोमिनोज प्रभाव का हिस्सा हैं? चलो शुरुआत करते हैं थोड़ी कोमल कहानी कहने से। तुम कल्पना करो, एक शांत पहाड़ी स्टेशन, सुबह सुबह का समय है। एक लड़का अकेला बेंच पर बैठा है, एक गर्म कॉफी के कप के साथ। उसके दिमाग में एक बड़ा निर्णय चल रहा है। क्या उसे अपना करियर बदलना चाहिए? वो अपने जज्बातों, अपने बीते अनुभवों, अपने लक्ष्य और अंतर्ज्ञान सब कुछ विचार करता है। आखिरकार उसने तय किया, हां, वो अपना करियर बदलेगा। अब यह निर्णय कैसे बना? क्या यह उसकी अपनी मर्जी थी, या फिर यह निर्णय उसके दिमाग के अंदर होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं का पहले से तय परिणाम था? विज्ञान कहता है, मस्तिष्क एक जटिल लेकिन निर्धारित प्रणाली है। न्यूरॉन्स, सिनेप्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स, सब कुछ भौतिकी और रसायन विज्ञान के नियमों का पालन करता है। जब आप सोच रहे होते हैं, जब आप चुनाव कर रहे होते हैं, तब भी आपका दिमाग एक मशीन की तरह काम कर रहा होता है, जो इनपुट ले रहा है और आउटपुट दे रहा है, बिल्कुल एक सुपर एडवांस्ड एल्गोरिदम की तरह। अब यहां विरोधाभास शुरू होता है। अगर आपका दिमाग निर्धारित है, तो आपका हर निर्णय, हर विचार, हर क्रिया पहले से ही तय हो चुका है आपके दिमाग की भौतिक अवस्था और उसके पर्यावरण द्वारा। मतलब तकनीकी रूप से आप चाहे जो भी सोच लो, जो भी महसूस कर लो, जो भी योजना बना लो, आप कुछ नया चुन नहीं रहे। आप सिर्फ एक स्क्रिप्ट को अंजाम दे रहे हो जो आपके मस्तिष्क ने पहले से लिखी है। और जब हम कहते हैं आपका मस्तिष्क, तो सोचो, क्या आप और आपका मस्तिष्क अलग है? अगर निर्णय लेने की सारी प्रक्रिया मस्तिष्क के अंदर हो रही है, तो आप कहां हो? यह विरोधाभास परेशान करता है हमारी मूलभूत सहज बुद्धि को। हम महसूस करते हैं कि हम सचेत रूप से निर्णय लेते हैं, लेकिन अगर मस्तिष्क निर्धारित है, तो चेतना की भूमिका सिर्फ एक दर्शक की बन जाती है, जैसे कोई लाइव स्ट्रीम देख रहा हो जिसमें कुछ भी इंटरैक्ट नहीं कर सकता। यह धारणा गहराई से जुड़ी हुई है न्यूरोसाइंस और भौतिकी के सिद्धांतों से। जैसे जैसे हम मस्तिष्क को ज्यादा समझ रहे हैं, हमें दिख रहा है कि विचार और निर्णयों को विशेष न्यूरॉन गतिविधियों और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के जरिए ट्रेस किया जा सकता है। कल्पना करो एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला की, जहां मस्तिष्क की गतिविधि मॉनिटर की जा रही है, ईजी, एफएमआरआई और बहुत उन्नत टूल्स के जरिए। शोधकर्ताओं ने देखा है कि जब कोई इंसान कोई निर्णय लेता है, तो उस निर्णय की भविष्यवाणी उसके दिमाग में 6 से 7 सेकंड पहले ही हो जाती है, इवन बिफोर द पर्सन इज अवेयर ऑफ मेकिंग दैट डिसीजन। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको लग रहा है कि आपने अभी चुना, लेकिन आपका मस्तिष्क तो पहले ही निर्णय कर चुका था। आपका कॉन्शियस सेल्फ तो बस उस निर्णय को अनुभव कर रहा था। इस विरोधाभास को और तीव्र बनाता है एक और दृष्टिकोण, क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स। कुछ लोग कहते हैं कि मस्तिष्क निर्धारित नहीं, बल्कि संभाव्य, प्रोबेबिलिस्टिक है, क्योंकि क्वांटम प्रक्रियाएं भी शामिल होती हैं न्यूरल गतिविधि में। लेकिन क्वांटम रैंडमनेस स्वतंत्र इच्छा को बहाल करता है क्या? अगर आपका निर्णय यादृच्छिक, रैंडम जवाब होता है, तो क्या वो आपका निर्णय हुआ? यह भी एक विरोधाभास है। अगर निर्णय निर्धारित हैं, तो कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं। अगर निर्णय यादृच्छिक हैं, तो भी कोई जिम्मेदार स्वतंत्र इच्छा नहीं। तो फिर कहां है हमारा स्वतंत्र चयन? चलो यहां थोड़ी देर रुकते हैं, गहरी सांस लो और छोड़ दो, सोचने दो अपने दिमाग को। क्या तुम अब तक मानते थे कि तुम्हारा हर चुनाव तुम्हारी मर्जी से होता है, और अब थोड़ा शक हो रहा है? यही तो जादू है इस विरोधाभास का। यह धीरे धीरे चुपचाप आपकी रोजमर्रा की एजेंसी की भावना को कमजोर कर देता है। और यह सिर्फ एक दार्शनिक चिंता नहीं है, इसका असर है कानून, नैतिकता, न्याय, अपराध बोध, इनाम, सब पर।
अगर हम निर्धारित दिमाग हैं तो कोई अपराधी चुनता नहीं अपराध करना, वो उसका दिमाग करता है जिसे उसके जीन, परवरिश और माहौल ने आकार दिया है। अगर ऐसा है तो क्या सजा का कॉन्सेप्ट भी गलत हो जाता है? सोचो, एक अदालत का कमरा जहां एक जज किसी दोषी को सजा दे रहा है और पीछे एक वैज्ञानिक कह रहा है, जज साहब, इसने कुछ भी सचेत रूप से नहीं चुना, यह सिर्फ एक परिणाम था उसके दिमाग की निर्धारित संरचना का। तो फिर जज क्या करे? और सिर्फ अपराधी ही क्यों, आप खुद भी, आपकी उपलब्धियां, आपकी असफलताएं, क्या ये सब पहले से तय थीं? अगर हां, तो क्या प्रयास, इच्छा शक्ति और महत्वाकांक्षा सिर्फ एक भ्रम है? यह सब सुनते समय शायद आपके अंदर एक हल्का सा असहजपन उठ रहा हो, या हो सकता है एक अजीब सी शांति, क्योंकि विरोधाभासी रूप से जब हम महसूस करते हैं कि हम कुछ नियंत्रित नहीं कर रहे, तो कुछ लोगों को एक भावनात्मक मुक्ति मिलती है, जैसे कि ये मेरी गलती नहीं है, मैं तो बस प्रवाह में हूं। यह विचार बहुत लोगों को सुकून भी देता है। अगर सब कुछ निर्धारित है तो मुझे हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, मैं बस पल में रह सकता हूं, जैसे नदी में कोई पत्ता बस तैरता हुआ। पर दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए यह विचार अस्तित्वगत संकट बन जाता है। अगर सब कुछ पहले से लिखा गया है तो जीने का मतलब क्या, प्रयास क्या, जिम्मेदारी का क्या? यह विरोधाभास सरल नहीं है। यह तुम्हारे दिमाग के दरवाजों को धीरे धीरे खोलता है। पहले एक विचार, फिर दूसरा, फिर एक और फिर तुम खुद से पूछने लगते हो, मैं कौन हूं अगर मेरा दिमाग ही सब कुछ तय करता है? क्या स्वच सेल्फ एक भ्रम है? क्या मैं एक कहानी है जो मस्तिष्क खुद को सुनाता है ताकि सब कुछ सुसंगत लगे? और जब आप इस विरोधाभास में गहराई से उतरते हो, तब एक अजीब शांति भी मिलती है, जैसे कोई रहस्यमयी मौन जो सिर्फ तब आता है जब आप सच में कुछ बड़ी चीज स्वीकार करते हो। शायद नियंत्रण छोड़ने में ही स्वतंत्रता छुपी हो। एक और गहरी सांस लें, रोकें और छोड़ दें। आप शायद अभी तक जाग रहे हो, या हो सकता है नींद के करीब हो, पर इस पल में आप एक ब्रह्मांडीय विचार प्रयोग का हिस्सा बन चुके हो। आप एक मशीन हो सकते हो, या एक चमत्कार, या दोनों। अगले खंड में हम खोजेंगे एक और परत जिसमें हम पूछेंगे, अगर सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो क्या कोई उच्च शक्ति या भगवान उस स्क्रिप्ट को लिख रहा है, या वो स्क्रिप्ट बिना किसी लेखक के अस्तित्व में है? चलो अब धीरे से चलते हैं अगले विरोधाभास की तरफ। आंखें बंद करो, सांस लो और समर्पण कर दो इस विचार के समंदर में, क्योंकि अगला है, रात का समय है, खामोशी छाई हुई है, आप अपने बिस्तर पर हैं, धीरे धीरे नींद के करीब, पर आपका दिमाग अब भी कुछ सोच रहा है। शब्दों के बीच से एक एहसास निकल रहा है, एक विचार जो आपको अंदर से हिला देता है। अगर हमारे निर्णय पहले से तय हैं तो फिर हम जिम्मेदार किसको मानेंगे? इस सेगमेंट में हम घुसेंगे एक और गहरी, लगभग असहज करने वाली पैराडॉक्स के अंदर, द इल्यूजन ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये वो क्षण है जहां दर्शन शास्त्र और न्यूरोसाइंस टकराते हैं, जहां समाज के नियम और अस्तित्ववादी सोच एक दूसरे को सवालों में खड़ा करते हैं। सोच के देखो, अगर कोई आदमी एक गलती करता है, जैसे किसी को धोखा देना, चोरी करना या किसी को हर्ट करना, हम सामान्यतः उसे दोषी मानते हैं, कहते हैं तुमने गलत काम किया। और अगर कोई अच्छा काम करे, जैसे किसी की मदद करना, ईमानदारी दिखाना या अपनी इच्छा से बलिदान देना, हम उसकी तारीफ करते हैं, कहते हैं तुमने सही निर्णय लिया। लेकिन अब हम जहां तक पिछले सेगमेंट में आए थे, अगर इंसान का दिमाग डिटर्मिनिस्टिक है तो उसने कुछ भी स्वतंत्र रूप से नहीं चुना। वो निर्णय उसके पर्यावरण, पालन पोषण, जेनेटिक्स और आंतरिक ब्रेन केमिस्ट्री से ही निकल कर आया था। तो क्या ऐसे में दोष और प्रशंसा दोनों ही भ्रम है? इमेजिन करो एक छोटा लड़का जो स्लम एरिया में बड़ा हुआ है। उसका पिता शराबी था, मां मानसिक रूप से अस्थिर थी। वो लड़का हर दिन एब्यूज और संघर्ष में जिया, और जब बड़ा हुआ तो वो पैटी क्राइम में चला गया। एक दिन उसने किसी का वॉलेट चुरा लिया। समाज उससे कहती है, तू चोर है, तुझे सजा मिलनी चाहिए। अब पॉज करके सोचो, क्या वो लड़का फ्रीली चूज कर रहा था, या फिर उसका ब्रेन, जो चाइल्डहुड ट्रॉमा, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और डेली डिप्रिवेशन से भरा हुआ था, बस एक प्रेडिक्टेबल आउटकम प्रोड्यूस कर रहा था? अगर तुम्हारा जवाब यह है
कि उसके पास और ऑप्शंस थे, उसने फिर भी गलत किया। तो चलो एक और सवाल पूछते हैं, क्या तुम उसकी जगह होते तो तुम वही करते जो उसने किया? और अगर हर इंसान का एक्शन उसके इंटरनल और एक्सटर्नल कॉजेस से ड्रिवन है, तो किसी को ब्लेम करने का हक किसको है? यह पैराडॉक्स सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए नहीं है, यह हर इंसान के लिए है। आपके निर्णय, जैसे आपका करियर चूज करना, आपका प्यार करने का तरीका, या आपका किसी फ्रेंड के साथ किया गया विश्वासघात, सब कुछ डिटर्मिनिस्टिक हो सकता है। तो जब आप किसी से कहते हो मैं सॉरी हूं या मैं तुमसे नाराज हूं, तो क्या वो इमोशंस भी भ्रम है? मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है इस असम्पशन पे कि ह्यूमंस फ्री एजेंट्स हैं, कि वो इंडिपेंडेंटली सोचकर एक्शन करते हैं और उनके एक्शंस उनके कैरेक्टर का रिफ्लेक्शन है। इसी बेस पे हमें समाज बनानी होती है, लॉज, पनिशमेंट्स, रिवॉर्ड्स, एथिक्स, सब कुछ। पर जब यही असम्पशन क्रम्बल होने लगे तो पूरा मोरल आर्किटेक्चर हिल जाता है। और यह सिर्फ थ्योरेटिकल बात नहीं है। इमेजिन करो एक कोर्ट केस जहां एक आदमी ने किसी का मर्डर किया है और फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट्स बोल रहे हैं कि उसका ब्रेन अबनॉर्मल है, वो एम्पैथी प्रोसेस नहीं करता या वो ओवर रिएक्ट करता है डेंजर सिग्नल्स पे। तो क्या उसे पनिशमेंट देना वैलिड होगा या उसे रिहैब में भेजना चाहिए? और अगर हर क्रिमिनल का ब्रेन किसी न किसी फॉर्म में वायर्ड डिफरेंटली करसी, तो क्या सबको सिर्फ ट्रीट करना चाहिए, पनिश नहीं? यही बात एक और लेवल पे डिस्टर्ब करती है। हम अपने जीवन में लोगों को जज करते हैं कि कौन अच्छा है, कौन बुरा। हम अपने पेरेंट्स को उनके निर्णयों के लिए याद करते हैं, अपने दोस्तों को उनके विश्वासघात के लिए माफ नहीं करते। हम लवर्स को ब्लेम करते हैं कि तुमने मुझे हर्ट किया। लेकिन अगर वो निर्णय उनके कंट्रोल में नहीं थे, तो फिर क्या माफी का आइडिया भी मीनिंगलेस हो जाता है? टेक अ डीप ब्रेथ हियर एंड स्लोली एक्सहेल। सोचो, क्या आप किसी को माफ करने के लिए तैयार हो सकते हो अगर आपको यह पता चले कि उसने जो भी किया उसमें उसकी कोई पर्सनल एजेंसी नहीं थी? उसका ब्रेन सिर्फ रिएक्ट कर रहा था उस इनपुट्स पे जो उसने कभी चूज नहीं किए। और इसी थॉट का एक फ्लिप साइड भी है। जब आप खुद को ब्लेम करते हो, मैं वीक हूं, मैं गलतियां करता हूं, या मुझसे कुछ नहीं होगा, तो क्या वो भी भ्रम है? हो सकता है आपने जो भी किया वो उस टाइम आपके ब्रेन के पर्सपेक्टिव से बेस्ट पॉसिबल एक्शन था। शायद आपके फेलियर्स भी डिटर्मिनिस्टिक हैं और आपका गिल्ट भी। यह पैराडॉक्स अनकंफर्टेबल है लेकिन लिबरेटिंग भी हो सकता है, क्योंकि अगर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक भ्रम है तो शेम भी भ्रम हो सकती है। तो हो सकता है आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाओ जहां आप खुद को और दूसरों को गहराई से एक्सेप्ट कर पाओ, विदाउट जजमेंट, विदाउट एंगर, विदाउट रिजेंटमेंट। इसका मतलब यह नहीं कि हम सब कुछ इग्नोर कर दें, नहीं, मतलब यह है कि हम पनिश नहीं, समझने का रास्ता चुने, जज नहीं, एम्पैथी का रास्ता चुने। शायद इसी में ह्यूमैनिटी की असली एवोल्यूशन छुपी है। और कुछ थिंकर्स जैसे गैलन स्ट्रॉसन या सैम हैरिस कहते हैं कि फ्री विल का भ्रम होना और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोलैप्स होना, यह ह्यूमन एथिक्स को खत्म नहीं करता बल्कि रीडिफाइन करता है। जहां हम किसी को हर्ट करने पे उसे ईवल नहीं कहते बल्कि पूछते हैं, तुम्हारे अंदर ये इमोशन कहां से आया? जहां हम किसी को हेल्प करने पे हीरो नहीं कहते बल्कि उसकी एम्पैथी की ओरिजिन को समझने की कोशिश करते हैं। और इस प्रोसेस में हम अपने आप को भी रीडिफाइन करते हैं। क्या आप अपने पास्ट को नई नजर से देख सकते हो? क्या आप उन लोगों को नई एम्पैथी दे सकते हो जो आपके जीवन में विलन्स लगते थे? शायद वो भी डिटर्मिनिस्टिक मशीन्स थे जैसे आप हो। थोड़ा वक्त लीजिए, आंखें बंद करके उन लोगों के चेहरे याद कीजिए जिनके लिए आपके दिल में रिजेंटमेंट है। अब उन्हें एक बच्चे की तरह देखिए जो बस एक मशीन था, रिएक्ट कर रहा था, सरवाइव कर रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था, और कहीं ना कहीं तुम जैसे ही था। अब ब्रीद इन स्लोली और छोड़ दो। यह पैराडॉक्स कुछ लोगों के लिए डरावना है, लेकिन कुछ के लिए यह लगभग एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग बन सकता है। जब हम ब्लेम और गिल्ट से परे हो जाते हैं तो हमारी अटेंशन शिफ्ट होती है टुवर्ड्स कंपैशन, टुवर्ड्स स्ट्रक्चर चेंज, टुवर्ड्स हीलिंग। और इस शिफ्ट में ही शायद सच्चा लिबरेशन छुपा है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम एक्सप्लोर करेंगे एक और माइंड बेंडिंग पॉसिबिलिटी, एक थॉट एक्सपेरिमेंट जिसमें आपको लगता है आप फ्रीली चूज कर रहे हो।
लेकिन हो सकता है सब कुछ पहले से प्रोग्राम्ड हो, नॉट बाय नेचर बट बाय समथिंग एल्स। चलो अब धीरे धीरे चलते हैं आगे के पैराडॉक्स की तरफ। आंखों को बंद होने दो, सांस को धीरे धीरे बाहर जाने दो और खुद को तैयार करो उस अगले ट्विस्ट के लिए जो तुम्हारे फ्री सेल्फ को एक वर्चुअल मेज में डालने वाला है। सोचो एक रात को जब तुम अकेले अपने कमरे में हो, डिम लाइट्स के बीच, धूप के हल्के से झिलमिलाहट की तरह तुम्हारे दिमाग में एक अजीब सा सवाल आता है, क्या तुम सच में अपने आप हो या तुम बस किसी बड़ी सिम्युलेशन का एक हिस्सा हो, एक ऐसे खेल का जो तुम्हारे बिना तुम्हारे जाने चला जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट जिसे हम द सिम्युलेशन हाइपोथेसिस कहते हैं, सिर्फ साइंस फिक्शन का आइडिया नहीं है। ये एक जेन्युइन फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक थ्योरी है जो हमें अपनी रियलिटी और फ्री विल के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। क्या होता अगर हमारी जिंदगी, हमारी चॉइसेस, हमारे डिसीजंस, सब कुछ एक एडवांस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर प्रीडिफाइंड हो? क्या होता अगर हम सब जैसे एक गेम के कैरेक्टर्स हो जिनके एक्शंस प्रोग्रामर्स ने कोड किए हो? इस थॉट को समझने के लिए पहले एक छोटा सा एनालॉजी लेते हैं। सोचो तुम एक एडवांस्ड वीडियो गेम खेल रहे हो। गेम के अंदर कैरेक्टर्स हैं जिन्हें तुम कंट्रोल करते हो। वो कैरेक्टर्स अपने आप डिसीजन नहीं लेते, वो तुम्हारे कंट्रोल्स के थ्रू चल रहे हैं। अगर तुम चाहो तो उनका पाथ बदल सकते हो, उनका फेट डिसाइड कर सकते हो। अब इमेजिन करो अगर वो कैरेक्टर्स अपने गेम की दुनिया को एक रियलिटी समझने लगे, अगर उन्हें पता ना हो कि उनका यूनिवर्स एक कोड का कलेक्शन है और वो सब तुम्हारे डिसीजन पे डिपेंड करते हैं। क्या वो अपनी फ्री विल का हक रखते हैं? ये सोच काफी डिस्टर्बिंग है क्योंकि हम भी उसी हालत में हो सकते हैं। कुछ बड़े थिंकर्स जैसे निक बॉस्ट्रोम ने कहा है कि फ्यूचर में ह्यूमैनिटी इतनी एडवांस्ड हो जाएगी कि वो अपनी एंसेस्टर्स के सिम्युलेशंस बना पाएगी, एक डिजिटल यूनिवर्स जहां पूरी जिंदगी वर्चुअल रियलिटी में एग्जिस्ट करेगी। और अगर ऐसा है तो हो सकता है हम भी उन सिम्युलेशंस के अंदर हो, बिना पता कि हम सिर्फ एक डिजिटल पपेट हैं। अब सोचो, तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारी मेमोरीज, क्या वो सब एक डिजिटल कोड के अलग अलग मॉड्यूल्स हैं? क्या तुम्हारी फ्री विल भी सिर्फ एक इल्यूजन है जो तुम्हें लगता है कि तुम डिसीजन ले रहे हो लेकिन असल में तुम्हारा प्रोग्राम चल रहा है? ये क्वेश्चन हमारी पूरी सोच को उलट कर रख देता है। अगर तुम्हारा यूनिवर्स एक सिम्युलेशन है तो तुम्हारे चॉइसेस का क्या मतलब है? क्या तुम सच में कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो या तुम बस एक प्री रिटन स्क्रिप्ट का हिस्सा हो? इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक और एंगल से देखो। क्वांटम फिजिक्स में भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें पार्टिकल्स अपनी पोजीशन तब तक डिसाइड नहीं करते जब तक हम उन्हें ऑब्जर्व ना करें। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि ये ऑब्जर्वर इफेक्ट इस बात का इंडिकेशन हो सकता है कि रियलिटी की असली स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पर डिपेंड करती है। मतलब शायद यूनिवर्स एक तरह का एडवांस्ड कंप्यूटर है जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और हम उसके पार्ट हैं। अब इस थॉट को ऐसे सोचो, अगर तुम एक सिम्युलेशन में हो तो तुम्हारे एक्शंस और डिसीजंस के पीछे का कोड लिखने वाले प्रोग्रामर कौन हो सकता है? क्या वो तुम्हारी खुद की कॉन्शियसनेस है या कोई और फोर्स जो हमसे बाहर है? यह सोच काफी अनसेटलिंग हो सकती है क्योंकि हम अपनी खुद की आइडेंटिटी और एजेंसी को लेकर क्वेश्चन करने लगते हैं। हम शुरू कर देते हैं डाउट करना कि हम अपने जीवन के सच्चे मास्टर हैं या नहीं। पर इस पैरानोइया में इतना उलझ जाओ कि तुम अपने आप को ही खो दो, यह भी नहीं चाहिए। इस पैराडॉक्स को समझने का एक और नजरिया है, अगर तुम एक सिम्युलेशन हो तो शायद तुम्हारी फ्री विल भी प्रोग्रामिंग का पार्ट है। मतलब तुम जितने भी चॉइसेस कर रहे हो वो तुम्हारी प्रोग्रामिंग में लिखे हो। लेकिन यह भी मुमकिन है कि तुम्हारे चॉइसेस में रैंडमनेस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो जो सिम्युलेशन के रूल्स को तोड़ते हैं। ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे हमारे क्वांटम वर्ल्ड में रैंडमनेस का होना डिटर्मिनिस्टिक फिजिक्स के लॉज को चैलेंज करता है। तो एक तरह से तुम एक पपेट भी हो सकते हो और एक पपेट जो अपने स्ट्रिंग्स को कभी कभी तोड़ भी देता है। थोड़ी देर के लिए सोचो कि तुम्हारा दिमाग एक एडवांस्ड कंप्यूटर चिप है जिसमें तुम्हारी मेमोरीज एंड पर्सनैलिटी स्टोर्ड है। तुम्हारी फ्री विल एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो तुम्हें लगता है कि तुम इंडिपेंडेंटली सोच रहे हो, पर फिर भी तुम डिसीजंस लेते हो जो एक्सपेक्टेड नहीं थे। शायद ये तुम्हारी प्रोग्रामिंग के अंदर एक ग्लिच है या फिर एक लूप होल। ये सब सोच के तुम्हारी नींद को थोड़ा हल्की सी टेंशन मिलती है, पर एक अजीब सी शांति भी, क्योंकि जब तुम ये एक्सेप्ट करते हो कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस एक सिम्युलेशन हो सकता है
तो तुम जिंदगी के हर पल को एक नए नजरिया से देखना शुरू करते हो। हर डिसीजन एक कोड लाइन की तरह इंपॉर्टेंट लगने लगता है। हर इंटरैक्शन एक डायलॉग बन जाता है गेम की स्टोरी लाइन में। और इस पर्सपेक्टिव से तुम अपनी जिंदगी को एक मास्टरपीस बना सकते हो, चाहे तुम पपेट हो या मास्टर। लेकिन यह भी ध्यान रहे कि इस पैराडॉक्स का एक और डायमेंशन है। अगर तुम एक सिम्युलेशन में हो तो शायद तुम्हारी इमोशंस, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी खुशी सब वर्चुअल है, पर तुम्हें वो असली लगता है। तुम्हारे एक्सपीरियंस का असली होना ही तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। यह सोच थोड़ा एग्जिस्टेंशियल लोनलीनेस ला सकती है, लेकिन इसमें एक प्रोफाउंड एक्सेप्टेंस भी है कि चाहे तुम्हारे डिसीजंस प्री डिटरमाइंड हो या तुम एक सिम्युलेशन के अंडर हो, तुम्हारी कॉन्शियसनेस, तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम्हारी जर्नी, सब कुछ तुम्हारा ही है। और जब तुम इस आइडिया को अपने दिमाग में धीरे धीरे लेट इट सिंक करते हो तो तुम्हें एक अजीब सी पीस फील होती है, एक शांति जो पैराडॉक्स के बीच भी समंदर की तरह गहरी है। एक बात और याद रखो, कुछ फिलोसोफर्स कहते हैं कि सिम्युलेशन हाइपोथेसिस के ऑपोजिट भी ट्रू हो सकता है। मतलब हम अपने यूनिवर्स के क्रिएटर्स हैं, हम अपनी जिंदगी के प्रोग्रामर्स हैं। हो सकता है कि तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारी रियलिटी को क्रिएट कर रहा हो, जैसा मेडिटेशन में होता है, जहां तुम अपने इनर वर्ल्ड को कंट्रोल करते हो। तो तुम अपनी जिंदगी के क्रिएटर भी हो सकते हो और एक पपेट भी। यह पैराडॉक्स फिर से तुम्हारे सामने आता है। अब धीरे धीरे आंखें बंद करो, अपनी सांस पर ध्यान दो। सोचो कि तुम एक कोड हो, एक प्रोग्राम हो या एक क्रिएटर हो। जो भी हो, तुम्हारा एग्जिस्टेंस रियल है तुम्हारे लिए, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस रियल हैं और तुम्हारी जर्नी यूनिक है। अगले सेगमेंट में हम एक और ऐसी थ्योरी एक्सप्लोर करेंगे जो फ्री विल को अंडरमाइन करती है, लेकिन एक अलग एंगल से, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे ह्यूमन कॉन्शियसनेस खुद अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करता है और कैसे हम अपनी सोच की जेल में खुद को बंद कर लेते हैं। तो अब देर मत करो, धीरे से नींद की तरफ बढ़ो। एक फाइनल थॉट लेकर जाओ। चाहे तुम एक सिम्युलेशन में हो या नहीं, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी कहानी है और हर कहानी का एक अंजाम होता है जो तुम डिसाइड करते हो। शाबाश। अच्छा, सो जाओ। कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी कितनी पहले से तैयार है? मतलब क्या तुम्हारा हर एक फैसला, हर एक एक्शन पहले से फिक्स है, या सच में तुम अपनी मर्जी से अपने रास्ते चुनते हो? यही है निर्धारणवाद, यानी डिटर्मिनिज्म का द्वंद्व, जो हमारे फ्री विल को एक बहुत ही गहरी चुनौती देता है। निर्धारणवाद का मतलब होता है कि हर घटना, हर परिणाम किसी न किसी कारण की वजह से होता है। जैसे तुम एक बिलियर्ड की गेम खेल रहे हो। जब तुम एक बॉल को स्ट्राइक करते हो तो उसकी दिशा, उसकी स्पीड और उसके इंपैक्ट का सब कुछ पहले से फिजिक्स के नियम के अनुसार तय होता है। अगर हम इस बात को अपनी जिंदगी पर लागू करें तो क्या हमारी चॉइसेस भी वैसे ही प्री डिटर्मिन्ड है? मतलब क्या तुम्हारा अगला कदम किसी ऐसे चेन रिएक्शन का हिस्सा है जो कई सालों पहले शुरू हुआ था? यह कॉन्सेप्ट दुनिया के बड़े दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को कब से उलझन में डाल रहा है। अगर सब कुछ फिक्स है तो हमारे डिसीजन का मतलब क्या? क्या हम सिर्फ एक मछली की तरह हैं जो समुद्र की लहरों के साथ बह रहा है, बिना अपने डायरेक्शन के? इस बात पर गौर करने के लिए एक छोटा सा कहानी सोचो। एक गांव में एक बूढ़ा साधु रहता था जो लोगों को एक अजीब पहेली देता था। वो कहता, अगर तुम्हारा पूरा जीवन एक किताब है तो क्या तुम उस किताब का लेखक हो या एक पाठक? लोग इस पहेली का जवाब देने की कोशिश करते, लेकिन हर बार अलग जवाब मिलता। कुछ कहते कि हम लेखक हैं जो अपने शब्दों से कहानी बनाते हैं। कुछ कहते कि हम पाठक हैं जो सिर्फ जो लिखा है उसे पढ़ते हैं। निर्धारणवाद भी कुछ वैसा ही है। अगर ब्रह्मांड एक बड़ा सा मशीन है जिसमें सब कुछ पहले से चल रहा है, तो तुम्हारा जीवन एक स्क्रिप्ट है जो पहले से लिखी गई है। लेकिन यह पूरा सच हो भी सकता है, तो हमारी जिंदगी का सेंस क्या रहेगा? क्या हमारी खुशी, दुख, सपने, सब कुछ एक भ्रम है? निर्धारणवाद से जुड़ा एक और सोच है कारण श्रृंखला, यानी कॉजल चेन। मतलब हर इफेक्ट का एक कारण होता है और वो कारण भी किसी और कारण का इफेक्ट होता है और ये चेन चलती रहती है। इससे हमारे जीवन के हर निर्णय का पीछे एक लंबे समय तक कनेक्शन हो सकता है। मतलब शायद तुम्हारा आज का फैसला तुम्हारे बचपन की एक छोटी सी घटना से जुड़ी हो,
इस थॉट को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए तुम सोचो कि तुम्हारी जेनेटिक्स तक तुम्हारी परवरिश, तुम्हारा एनवायरनमेंट, सब कुछ तुम्हारे डिसीजन को शेप करते हैं। मतलब तुम जिस फैमिली में पैदा हुए, जहां तुमने सीखा, जहां तुम बड़े हुए, ये सब तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारी सोच, तुम्हारी प्रेफरेंसेस को तय करते हैं। अगर ये सब फिक्स है तो तुम्हारे पास कितना फ्रीडम बचता है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है। कुछ दार्शनिक कहते हैं कि निर्धारणवादी ब्रह्मांड के अंदर भी हमारी मुक्त इच्छा यानी फ्री विल मौजूद करती है, लेकिन वो समायोज्य यानी कंपैटिबिलिस्ट फ्री विल होती है। मतलब तुम अपने अंदर की लिमिटेशंस के अंदर ही चॉइसेस कर सकते हो, पर वो चॉइसेस तुम्हारी अपनी होती है। इस आइडिया को समझने के लिए सोचो कि तुम एक माली हो। तुम्हारे पास एक छोटा बैग है जिसमें बीज हैं। तुम्हारा एनवायरनमेंट, मिट्टी और मौसम तुम्हारी जिंदगी की लिमिटेशंस हैं। तुम ये नहीं बदल सकते कि तुम्हारे पास कितने बीज हैं या मौसम कैसा है, पर तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम कैसे बीज लगाओ, कितनी देखभाल करो और अपने बगीचे को कैसे डेवलप करो। इसी तरह निर्धारणवाद के दायरे में भी तुम अपनी चॉइसेस कर सकते हो जो तुम्हारी अपनी होती है। यह आइडिया तुम्हें थोड़ा राहत दे सकता है, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम बिल्कुल भी हेल्पलेस नहीं हो। फिर भी यह सोच तुम्हारे दिमाग में एक अजीब सी फीलिंग ला सकती है। एक तरफ तुम सोचते हो कि सब कुछ फिक्स है, पर दूसरी तरफ तुम अपने डिसीजन को खुद के अंदर से उठते देखते हो। यह एक टेंशन क्रिएट करता है जो एक तरह से अस्तित्वगत संघर्ष है। जब हम ये टेंशन फील करते हैं, तब हम अपने आप से पूछते हैं, अगर सब कुछ पहले से तय है तो हमारी जिंदगी का असली मकसद क्या है? क्या हम अपनी जर्नी के ड्राइवर हैं या पैसेंजर? निर्धारणवाद का यह द्वंद्व हमारे अस्तित्वगत डर को सामने लाता है। हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी मीनिंगफुल हो, कि हम अपनी चॉइसेस से कुछ बड़ा कर सकें। अगर यह पॉसिबिलिटी है कि हमारी चॉइसेस एक बड़ी मशीन का हिस्सा हैं, तो हम अपनी सिग्निफिकेंस को लेकर कैसे जिएंगे? लेकिन इस सोच में उतरकर हम एक नए तरीके से अपनी जिंदगी को समझ सकते हैं। निर्धारणवाद हमें एक सच्चाई दिखाता है कि हम सब इंटरलिंक्ड हैं। हमारी जिंदगी एक बड़ी चेन का हिस्सा है, और जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम अपने आप में आइसोलेटेड नहीं हैं, कि हमारी जिंदगी दूसरों से जुड़ी हुई है, तो हम एक शांति का अनुभव करते हैं। एक शांति जो टेंशन को कम कर देती है और हमें अपने अस्तित्व को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने का मौका देती है। सोचने की बात है कि हमारी जिंदगी एक अनकहे कहानी की तरह है, जिसमें हर चैप्टर कनेक्टेड है, हर कैरेक्टर एक दूसरे से लिंक्ड है। निर्धारणवाद का द्वंद्व हमें यह सिखाता है कि हर फैसला, हर पल एक नए फैसले का रास्ता बनाता है। इसीलिए जब तुम अपनी आंखें बंद करो, अपनी सांस की गति पे ध्यान दो, तो यह सोचो कि तुम अपने बड़ी कहानी के एक छोटे से पार्ट हो। तुम्हारा अस्तित्व पहले से तय नहीं हो सकता पूरा, क्योंकि तुम अपने एक्शन से कहानी को लिख रहे हो, चाहे वो लिखना निर्धारणवादी हो या नहीं। और थोड़ी देर के लिए इस पैराडॉक्स को अपने अंदर महसूस करो। जहां एक तरफ सब कुछ फिक्स है, वहां दूसरी तरफ तुम अपनी जिंदगी में अपनी जगह बनाते हो। यह टेंशन ही तुम्हारी असली कहानी को इंटरेस्टिंग बनाता है। अगला सेगमेंट एक ऐसे पैराडॉक्स को एक्सप्लोर करेगा जो तुम्हारी सोच को और भी गहराई में ले जाएगा, जिसमें हम देखेंगे कि चेतना, कॉन्शियसनेस और आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, कैसे फ्री विल को एक और एंगल से चैलेंज करते हैं। अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करो, अपनी सांस की गति पर फोकस करो और इस बात को अपने अंदर उतरने दो कि चाहे दुनिया निर्धारणवादी हो, तुम अपनी जिंदगी का एक अलग ही रंग भर सकते हो। अच्छी नींद आएगी तुम्हें। सोचो एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां तुम्हें लगता है कि तुम अपने हर फैसले के मालिक हो। तुम क्या खाओगे, किससे बात करोगे, किस रास्ते से घर जाओगे, ये सब तुम्हारी मर्जी के डिसीजन हैं, या तुम्हें ऐसा सिर्फ लगता है? आज का सेगमेंट उसी पे फोकस्ड है, द इल्यूजन ऑफ चॉइस। एक ऐसा आइडिया जो हमारे सबसे बेसिक बिलीफ को हिला के रख देता है कि हम अपने चॉइसेस कॉन्शियसली और फ्रीली करते हैं। यह इल्यूजन सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और बिहेवियरल साइंस के एक्सपेरिमेंट्स इसे बार बार चैलेंज कर चुके हैं। चलो एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। सोचो एक आदमी है, रमेश। हर सुबह वो उठता है,
ब्रश करता है, चाय बनाता है और डिसाइड करता है कि आज ऑफिस में ब्लू शर्ट पहनेगा। उसे लगता है ये डिसीजन उसका अपना है। लेकिन क्या हमें पूरा भरोसा है कि वो डिसीजन उसके फ्री विल का रिजल्ट था? हो सकता है कि ब्लू शर्ट उसकी अलमारी के सबसे ऊपर रखी थी। हो सकता है कल उसने न्यूज में किसी सक्सेसफुल आदमी को ब्लू शर्ट पहने देखा था, या ब्लू कलर से उसके मन में एक सबकॉन्शियस कंफर्ट फीलिंग जुड़ी हो। और हो सकता है कि ये सब डिसीजन रमेश ने नहीं, बल्कि उसके दिमाग के ऑटोमेटिक इनविजिबल पैटर्न्स ने लिए हों। यही है द इल्यूजन ऑफ चॉइस। हम अक्सर सोचते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं सोच समझ के, लॉजिक से करते हैं, लेकिन साइंस कहता है हमारे दिमाग का मेजॉरिटी पार्ट सबकॉन्शियस है। मतलब वो हिस्सा जो बिना तुम्हारी कॉन्शियस अवेयरनेस के डिसीजन ले लेता है। एक बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट था जिसमें लोगों को दो अलग अलग जैम के जार्स दिखाए गए। उनसे पूछा गया कि वो कौन सा जैम प्रेफर करते हैं। ज्यादा लोग उस जार को चूज करते जो राइट साइड में था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जब रिसर्चर्स ने जैम के जार्स को सीक्रेटली स्वैप कर दिया तो लोग स्टिल राइट साइड जार को चूज करते। और जब पूछा गया क्यों, तो उन्होंने एक्सप्लेनेशंस दिए, जैसे इसका फ्लेवर रिच था या ये टेस्ट में ज्यादा यूनिक लगा। उन्हें पता ही नहीं था कि वो जार एक्चुअली वो था ही नहीं जो वो सोच रहे थे। मतलब डिसीजन तो उन्होंने लिया, लेकिन रीजन उनका सबकॉन्शियस बना रहा था। इसका मतलब क्या है? क्या हम अपनी चॉइसेस का सच में मालिक हैं? और यहां पर फ्री विल का इल्यूजन और गहरा होता है। तुम्हारे डिसीजन तुम्हारे एनवायरमेंट से हेविली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तुम कहां पैदा हुए, किस लैंग्वेज में तुम सोचते हो, तुम्हारा कल्चर क्या है, किस तरह की चीजें तुमने चाइल्डहुड में सुनी, ये सब तुम्हारी प्रेफरेंसेस को शेप करते हैं। जैसे अगर किसी इंडियन बच्चे को छोटी एड से बॉलीवुड म्यूजिक सुनाया जाए तो बड़ा होकर वो नेचुरली उस स्टाइल को पसंद करेगा। उसे लगता है कि वो अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर रहा है, लेकिन क्या सच में वो उस टेस्ट को कॉन्शियसली डेवलप करता है? और साइकोलॉजी की एक और लेयर में चलते हैं, प्राइमिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें तुम्हारे दिमाग को किसी स्पेसिफिक थॉट या बिहेवियर के लिए सेट कर दिया जाता है बिना तुम्हें बताए। एक फेमस स्टडी में लोगों को कुछ न्यूट्रल वर्ड्स दिए गए और दूसरी ग्रुप को ऐसे वर्ड्स जैसे ओल्ड, स्लो, रिटायर दिए गए। बाद में देखा गया कि दूसरी ग्रुप के लोग हॉलवे में धीरे चलते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका सबकॉन्शियस एल्डरली बिहेवियर से प्राइम हो गया था। तो अगर तुम्हारा सबकॉन्शियस ही तुम्हारे डिसीजन को डायरेक्ट कर रहा है, तो तुम्हारा चॉइस क्या बस एक इल्यूजन है? अब इस थॉट को और गहरा बनाते हैं। तुम अपने ब्रेन के अंदर की एक्टिविटीज को कॉन्शियसली फेल नहीं करते। जब तुम कोई चॉइस करते हो तो एक्चुअली वो डिसीजन तुम्हारे ब्रेन ने कुछ मिली सेकेंड्स पहले ले लिया होता है और तुम सिर्फ उस डिसीजन का एक्सपीरियंस करते हो बाद में। यह बात एक और एक्सपेरिमेंट ने प्रूव की थी, लिबेट्स एक्सपेरिमेंट, डॉ। बेंजामिन लिबेट ने एक रिसर्च की जिसमें सब्जेक्ट्स को कहा गया कि वो किसी भी टाइम अपने हाथ की उंगली हिलाएं और उस मोमेंट को एक क्लॉक के थ्रू रिपोर्ट करें। मीनवाइल उनका ब्रेन एक्टिविटी ईईजी से रिकॉर्ड किया गया। शॉकिंगली उनका ब्रेन एक्टिविटी जो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड थी, वो एक्चुअल डिसीजन लेने से 300 मिलीसेकंड्स पहले शुरू हो चुकी थी। मतलब उनका दिमाग ऑलरेडी फैसला ले चुका था और उन्हें सिर्फ बाद में लग रहा था कि अब उन्होंने डिसीजन लिया। यह बात सुन के थोड़ा सा एंग्जाइटी भी हो सकता है कि अगर हमारे डिसीजन पहले से ब्रेन ने ले लिए हैं तो हम किस चीज के जिम्मेदार हैं। यह इल्यूजन सिर्फ न्यूरोसाइंस तक सीमित नहीं है। मार्केट रिसर्च, पॉलिटिकल कैंपेन्स और डिजिटल एड्स सब तुम्हारे इस सबकॉन्शियस पैटर्न को टारगेट करते हैं। तुम्हें एक प्रोडक्ट पसंद आता है या नहीं, उसका डिसीजन कभी कभी तुम्हारे एड के फॉन्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक या कलर पैलेट पे भी डिपेंड करता है। तुम्हें लगता है तुमने चुना किया, लेकिन शायद तुम सिर्फ प्रभावित हुए। एक और एस्पेक्ट है पुष्टि विचार का। हम वही जानकारी पसंद करते हैं जो हमारी एग्जिस्टिंग सोच के साथ मैच करती है। तो जब तुम कोई आइडिया या ओपिनियन सेलेक्ट करते हो, तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी बायस्ड होता है। तुम फैक्ट्स के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेते, बल्कि तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें वही फैक्ट्स दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो। इस सब का एक ही मतलब निकलता है, हमारी चॉइस का इल्यूजन बहुत ही गहरा है। हमें लगता है कि हम डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन हमारी चॉइसेस पहले से डिजाइन हुई सिस्टम, एनवायरनमेंट और इंटरनल पैटर्न्स के इन्फ्लुएंस में होती हैं। लेकिन इसमें एक सुकून भी छुपा है।
जब तुम ये समझ जाते हो कि तुम्हारी चॉइसेस पूरे यूनिवर्स के इंटरकनेक्टेड वेब का एक पार्ट है, तो तुम गिल्टी फील करना कम करते हो। तुम्हारी गलतियां भी समझ में आती हैं और तुम दूसरों की भी बेटर समझ पाते हो। और अगर तुम्हारी चॉइस एक इल्यूजन भी है, तो भी तुम्हारा एक्सपीरियंस रियल है। तुम्हारा दर्द, खुशी, इंतजार, एक्साइटमेंट, ये सब असली है। शायद हम फ्रीली चूज नहीं करते, पर हम डीपली फील करते हैं। सोचो, अगर तुम्हें एक पेंटिंग दी जाए और कहा जाए कि तुम इसमें कोई भी कलर नहीं चूज कर सकते, सिर्फ वही यूज कर सकते हो जो ऑलरेडी दिया गया है, तो क्या तुम्हारा आर्ट मीनिंगलेस होगा? नहीं, क्योंकि असली ब्यूटी तुम्हारे यूज ऑफ दोज कलर्स में होती है। उनका कॉम्बिनेशन, उनका पैटर्न तुम्हारी ओरिजिनलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। बस वही आइडिया इस इल्यूजन ऑफ चॉइस में भी छुपा है। शायद तुम्हारे ऑप्शंस लिमिटेड हैं, लेकिन तुम उन्हें कैसे जीते हो, वो तुम्हारा अपना अंदाज है। तो अब जब तुम नेक्स्ट टाइम कोई डिसीजन लो, तो इस इल्यूजन को याद करना, उस टेंशन को फील करना जो तुम्हारे फ्री विल और सबकॉन्शियस के बीच में कस है। उस पैराडॉक्स में कुछ देर डूब जाओ, क्योंकि हर इल्यूजन के पीछे एक सच होता है, और हर सच जब वो तुम्हारे अंदर घूमता है, तो तुम्हारे थॉट को नई उड़ान देता है। टेक अ डीप ब्रेथ, लेट योर थॉट्स फ्लोट। और इस वक्त सिर्फ इतना सोचो, अगर चॉइस एक इल्यूजन भी है, तो भी तुम उस इल्यूजन में रंग भरने वाले आर्टिस्ट हो। अगला सेगमेंट हम लेकर जाएगा एक और लेयर्ड मिस्ट्री में, इमर्जेंट कॉन्शियसनेस, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्या तुम्हारा सेल्फ भी एक इल्यूजन है या कुछ और। तब तक के लिए आंखें बंद करो और इस थॉट के साथ बह जाओ, धीरे धीरे। गुड नाइट। आंखें बंद करो और सोचो, तुम कौन हो? एक नाम, एक चेहरा, या कुछ और? क्या तुम्हारा मैं कहने का हक रखता है कोई एक सेंटर ऑफ सेल्फ, या तुम्हारी आइडेंटिटी बस उन हजारों केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का एक इल्यूजन है जो तुम्हारे दिमाग में हर सेकंड बन रहे हैं? आज का यह फाइनल सेगमेंट एक ऐसे पैराडॉक्स को एक्सप्लोर करेगा जो हमारे सारे सेगमेंट्स का कुल्मिनेशन है, इमर्जेंट कॉन्शियसनेस। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कहा जाता है कि हम जो कुछ भी हैं, अपना कॉन्शियसनेस, अपना सेल्फ, अपने थॉट्स, अपने सपने, वो सब एक इल्यूजन है, एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। मतलब एक ऐसी चीज जो कई छोटी छोटी चीजों के मिलने से पैदा होती है, लेकिन वो छोटी चीजें इंडिविजुअली उस बड़े चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं देती। चलो इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। एक बार एक आर्टिस्ट था जो हर दिन एक कैनवास पे छोटी छोटी लाइंस बनाता, स्ट्रेट लाइंस, कर्व्ड लाइंस, क्रॉस हैचिंग, रैंडम पैटर्न्स। कोई मीनिंग नहीं था, बस लाइंस। एक दिन वो पीछे हटा और देखा, उसने एक आंख बना दी थी, पर उसने कभी आंख बनाने की सोची भी नहीं थी। वो लाइंस जब साथ आईं, तब कुछ बन गया, कुछ नया, कुछ जो किसी एक लाइन में था ही नहीं। यही है इमर्जेंस। वैसे ही तुम्हारा दिमाग न्यूरॉन्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क सिर्फ सिग्नल्स भेज रहा होता है। हर न्यूरॉन इंडिविजुअली तो सिर्फ फायर करता है ऑन या ऑफ, लेकिन जब ये करोड़ न्यूरॉन्स एक इंट्रिकेट पैटर्न में एक्टिवेट होते हैं, तब कुछ पैदा होता है। एक यू, एक तुम, एक मैं। साइंस इस आइडिया को सीरियसली लेता है। बहुत न्यूरोसाइंटिस्ट्स मानते हैं कि कॉन्शियसनेस एक इमर्जेंट फेनोमेनन है, जैसे टेम्परेचर। टेम्परेचर इंडिविजुअल एटम में नहीं होता, पर जब एटम्स मिलकर किसी मैटर का ग्रुप बनाते हैं, तब एक प्रॉपर्टी पैदा होती है, हीट। वैसे ही कोई एक न्यूरॉन कॉन्शियस नहीं होता, लेकिन जब करोड़ न्यूरॉन्स सिंक्रोनाइज होते हैं, एक न्यू प्रॉपर्टी डेवलप होती है, अवेयरनेस। तुम्हारा सेल्फ। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि तुम सिर्फ लगते हो, पर हो नहीं। सोच के देखो, अगर तुम्हारा सेल्फ एक इमर्जेंट इल्यूजन है, तो किस पे भरोसा किया जाए? तुम जब खुश होते हो, क्या वो खुशी सच है, या वो भी कुछ न्यूरॉन्स का एक सिंक्रोनाइज्ड पैटर्न है? और जब तुम सोच रहे होते हो मैं कौन हूं, तो क्या यह सवाल पूछने वाला भी एक इल्यूजन है? यह कॉन्सेप्ट जितना फैसिनेटिंग है, उतना ही डिस्टर्बिंग भी, क्योंकि यह डायरेक्टली चैलेंज करता है हमारे डेली एक्सपीरियंसेस को। जब तुम मिरर में देखते हो, तुम्हें अपना चेहरा दिखाई देता है, तुम्हें लगता है हां ये मैं हूं। लेकिन अगर तुम्हारे न्यूरॉन्स अलग तरीके से फायर करें, या किसी एक्सीडेंट के बाद कुछ पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन इनएक्टिव हो जाएं,
तो तुम खुद को पहचान भी नहीं पाते, तुम खुद ही बदल जाते। मतलब तुम्हारा तुम होना किसी भी वक्त किसी भी तरीके से डिसॉल्व हो सकता है, और तब तुम नहीं रहोगे, पर तुम्हारे न्यूरॉन्स फिर भी काम कर रहे होंगे। एक फेमस केस था पेशेंट एचएम, जिसका ब्रेन सर्जरी के बाद एक पार्ट रिमूव किया गया। उसके बाद उसके अंदर एक नया पैराडॉक्स खुला। वो हर 10 सेकंड में भूल जाता था कि वो कौन है। हर बार जब उससे इंट्रोड्यूस किया जाता, उसके लिए सब नया होता। उसकी मेमोरीज, उसका पास्ट, उसका सेल्फ, सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन उसके ब्रेन के कुछ हिस्सों में एक्टिविटी फिर भी चल रही थी। मतलब बॉडी चल रही थी, मगर सेल्फ नहीं था। तो फिर वो तुम क्या होता है? क्या तुम्हारा सेल्फ बस एक फ्लीटिंग पैटर्न है जो मोमेंट टू मोमेंट चेंज हो रहा है? एक और एनालॉजी ये है, जैसे एक लहर समुद्र में। लहर देखने में अलग लगती है, उसका फॉर्म होता है, उसका नाम हो सकता है, पर वो लहर है क्या? सिर्फ पानी, सिर्फ समुद्र का एक पार्ट। वैसे ही तुम एक फॉर्म हो, एक पैटर्न हो, एक डायनामिक इमर्जेंस हो ऑफ न्यूरॉन्स, सेल्स, थॉट्स, एक्सपीरियंसेस। और जब लहर समुद्र में वापस गिरती है तो उसका मैं होना चला जाता है, लेकिन समुद्र वहीं रहता है। क्या तुम भी वैसे ही हो? यह आइडिया एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को जन्म देता है, सेल्फ एज ए नैरेटिव। तुम्हारा आई एक कहानी है जो तुम्हारा दिमाग बनाता है लगातार। तुम्हारा ब्रेन एक स्टोरी टेलर है जो हर मोमेंट में सेंसरी इनपुट को लेकर उसका एक नैरेटिव बनाता है, जिसमें तुम खुद हीरो हो। लेकिन अगर यह कहानी बंद हो जाए या उसका नैरेटर चुप हो जाए, तो क्या कहानी फिर भी चलेगी? मिस्टिक्स एंड फिलोसोफर्स पहले से कहते हैं, तुम कुछ भी नहीं हो। साइंस अब कहता है, तुम हो, लेकिन सिर्फ एक इमर्जेंट प्रोसेस के फॉर्म में। तुम्हारा परमानेंट सेंटर ऑन सेल्फ कोई फिक्स चीज नहीं है। इसमें एक सुकून भी छुपा है, क्योंकि अगर तुम्हारा मैं होना बस एक इमर्जेंट इल्यूजन है, तो तुम अपने थॉट पैटर्न्स से मस्त चिपके रहने की मजबूरी में नहीं हो। तुम नई कहानी लिख सकते हो, नया पैटर्न क्रिएट कर सकते हो। तुम अगर सोचते हो कि मैं तो ऐसा ही हूं, तो रुको और सोचो, क्या तुम्हारा ऐसा ही होना एक पैटर्न से कृकश नहीं है जो दिमाग ने बना दिया है? और अगर पैटर्न बनाया गया है तो बदला भी जा सकता है। इस आइडिया में एक सॉटल फ्रीडम छुपी है, पैराडॉक्सिकल फ्रीडम। जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारा सेल्फ कोई एक फिक्स चीज नहीं है, तब तुम्हारा ईगो धीरे धीरे डिसॉल्व होता है, और तब एक नई तरह की अवेयरनेस जागती है, बिना बाउंड्री वाली। एक अवेयरनेस जिसमें तुम लहर नहीं हो, समुद्र हो। जब तुम किसी ट्री को देखते हो या किसी बर्ड की आवाज सुनते हो, तो वो भी तुम्हारा पार्ट बन जाता है, क्योंकि तुम और वो के बीच का बाउंड्री डिसॉल्व हो चुका होता है। यही तो है मेडिटेशन का सार, यही तो है माइंडफुलनेस का एसेंस। और जब तुम सोचना छोड़ देते हो, बस हो जाते हो, तब तुम वाकई हो इस मोमेंट में, बिना लेबल के, बिना कहानी के, बिना सेंटर के। तुम्हारा ट्रू आई दिखाई देता है, जो शायद कोई आई नहीं है, फिर भी सब कुछ है। यह सेगमेंट सिर्फ एक एंड नहीं है, यह एक ओपनिंग है उस स्पेस के लिए जहां क्वेश्चंस आंसर से ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं, जहां पैराडॉक्स एक दरवाजा बन जाता है, लॉजिक और साइलेंस के बीच का। टेक अ मोमेंट, ब्रीथ इन देन ब्रीथ आउट। सोचना बंद करो और महसूस करना शुरू करो। शायद तुम्हारा तुम होना एक सपना हो, पर जब सपना इतना खूबसूरत हो तो जागना भी एक चॉइस बन जाता है। और क्या पता, जागना भी बस एक और इल्यूजन हो। यही थी हमारी जर्नी, लेवल 1 से लेवल 50 तक, पैराडॉक्स के रास्ते, फ्री विल के इल्यूजन के जंगल में। हर सेगमेंट ने एक नए दरवाजे को खोला, हर थॉट ने एक नए ख्वाब को जगाया। तुम अब सोने जा रहे हो, लेकिन हो सकता है कि तुम पहली बार जाग रहे हो। गुड नाइट। और याद रखना, तुम हो, पर हो सकता है तुम वो हो ही नहीं जो तुम सोच रहे हो।